नमस्कार। क्या हो अगर जंग के मैदान में नियम ही बदल जाएं? आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसे टकराव की जहां असली हथियार तोप या टैंक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, चालाक स्ट्रेटजी और धोखा बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि ईरान एक ऐसा देश जिस पर सालों से इतने कड़े प्रतिबंध लगे हैं, वो आखिर दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री में से एक इजराइल और उसके सबसे बड़े साथी अमेरिका को टक्कर कैसे दे पा रहा है? इसका जवाब उनकी लड़ाई के नए तरीकों में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ईरान का ये नया वॉर मशीन आखिर है क्या। वो कौन से अनोखे और चालाक हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसने सबको चौंका दिया है। इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है ईरान का सबसे बड़ा हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल। ये वो मिसाइलें हैं जो पहले अंतरिक्ष तक जाती हैं और फिर ग्रेविटी की मदद से सीधे अपने टारगेट पर गिरती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ईरान ने इसमें एक बहुत ही खतरनाक बदलाव किया है और यही वो चीज है जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, ईरान की मिसाइलें जब अपने टारगेट पर गिरने वाली होती हैं, मतलब बिल्कुल आखिरी पलों में, वो अचानक से अपना रास्ता बदल लेती हैं और अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा देती हैं। अब आप सोचिए, ऐसे में इजराइल और अमेरिका के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। ईरान की स्ट्रैटेजी और भी गहरी है। दिन के उजाले में हमले के लिए वो सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। ये अंडरग्राउंड बंकरों से बिना किसी तैयारी के तुरंत लॉन्च की जा सकती हैं और रात के हमलों के लिए हैं लिक्विड फ्यूल मिसाइलें। हाँ, इन्हें तैयार करने में 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ये हवाई हमलों के खतरे से बची रहती हैं। और बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। ईरान बहुत ही चालाक और कम खर्चीले तरीके अपना रहा है, जैसे कि ऐसे गुब्बारे छोड़ना जो राडार पर बड़े हवाई जहाज दिखते हैं, या फिर जमीन पर फाइटर जेट की हूबहू पेंटिंग बना देना जिस पर दुश्मन अपनी करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद कर देता है। और उनकी मच्छर ब्रिगेड तो देखिए, 15,000 से ज्यादा छोटी छोटी नावें जो किसी भी बड़े जंगी जहाज को घेर कर परेशान कर सकती हैं। तो अब देखते हैं कि ईरान की ये सारी चालें अमेरिका और इजराइल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई हैं। जरा इस खर्चे का हिसाब देखिए। जानकारी के मुताबिक ईरान के एक बेहद सस्ते ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए अमेरिका को करीब 36 करोड़ रुपए की एक पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती है। सोचिए, ये एक ऐसा आर्थिक युद्ध है जिसे लंबे समय तक जीतना लगभग नामुमकिन है। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर साल में करीब 700 इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बना पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान हर दिन 500 ड्रोन और मिसाइल बना रहा है। मतलब यहाँ क्वालिटी पर क्वांटिटी भारी पड़ रही है। तो मुद्दा यह है कि यूक्रेन और गाजा में लगातार हथियार भेजने की वजह से अमेरिका और इजराइल के खुद के हथियार भंडार वैसे ही कम हो रहे हैं। और ऐसे में ईरान की ये मास प्रोडक्शन वाली स्ट्रैटेजी उनके महंगे और कम संख्या वाले डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से थका रही है। लेकिन ठहरिए, ये लड़ाई सिर्फ इन 2-3 देशों के बीच नहीं है। दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी इस खेल में अपने अपने दांव चल रही हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस और ईरान की जुगलबंदी एक असली गेम चेंजर है। होता यह है कि ईरान रूस को अपने ड्रोन देता है, रूस उन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल करता है, जिससे इन ड्रोन्स का असली परफॉर्मेंस डेटा मिलता है और फिर रूस वही डेटा और बेहतर टेक्नोलॉजी ईरान को वापस दे देता है। मतलब ईरान को बैठे बिठाए असली जंग में टेस्ट किए हुए हथियार और अनुभव मिल रहा है। लेकिन क्या यह सब कुछ सिर्फ एक सामान्य युद्ध की तैयारी है? ये विश्लेषण कहता है कि शायद नहीं। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसके मकसद कुछ और ही है। तो इस विश्लेषण के मुताबिक इस लगातार बढ़ते टकराव के पीछे का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी रक्षा के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ एजेंडा काम कर रहा है? ये विश्लेषण कुछ विवादास्पद दावे करता है। इसके मुताबिक इजराइल के लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि लेबनान और सीरिया के इलाके लेकर एक ग्रेटर इजराइल बनाना, अपनी सरकार बचाने के लिए इस इलाके में जंग का माहौल बनाए रखना, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को अपनी क्षेत्रीय लड़ाइयों में फंसाना। ये याद रखना जरूरी है कि ये दावे इस विश्लेषण के हैं। और इस जंग का असर सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं है। तेल रिफाइनरियों पर हमले हो रहे हैं, पानी साफ करने वाले प्लांट निशाने पर हैं। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान का खतरा है। और तो और कुछ समूहों को हथियार देकर आतंकवाद की एक नई लहर को जन्म देने का जोखिम भी है। अब इस पूरी वैश्विक शतरंज के बिसात पर भारत कहां खड़ा है? ये संघर्ष भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा कर रहा है। चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इसे समझते हैं। इस रिपोर्ट में एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसे भारत के प्रभाव की सीधी परीक्षा माना गया। बताया जाता है कि एक ईरानी जहाज जो इंडियन नेवी का मेहमान था, उसे श्रीलंका के पास एक अमेरिकी सबमरीन ने डुबो दिया। यह भारत के अपने ही समुद्री इलाके में एक बड़ी बेइज्जती के तौर पर देखा गया। विश्लेषण में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक बहुत ही सीधी और चौंकाने वाली बात कही गई है जो कथित तौर पर दिल्ली में कही गई थी। इसे कई लोग भारत को लेकर अमेरिका के असली इरादों का एक साफ संकेत मानते हैं। और यहीं से वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है जो इस विश्लेषण में उठाया गया है। अमेरिका भारत का दोस्त है या बॉस? क्या वो एक बराबर का साथी है या एक ऐसी ताकत जो भारत को बताएगी कि उसे किससे तेल खरीदना है और किससे नहीं?
तो जैसे जैसे ये नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलते हुए दौर में भारत अपनी आजादी और अपने हितों को बचाते हुए अपनी जगह कैसे बनाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।